आप सभी को नमस्कार। आज हमारा पॉलिटी सेक्शन का करंट अफेयर्स में आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। यदि पहला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और इसमें हम टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे। आप वहाँ पे जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पहला लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ नहीं करवाएं, बस मात्र एक टॉपिक करवाएं, लेकिन आज बहुत सारे टॉपिक पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है न्यायिक जवाबदेही। क्या? न्यायिक जवाबदेही। आप सुने होंगे कि सरकार जवाबदेह नहीं है। ठीक है। जनता यहाँ के जवाबदेही नहीं है। इसके अतिरिक्त और सुनते होंगे कि मीडिया सही तरीका से जवाब नहीं देते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप सुने होंगे, लेकिन कभी न्यायिक जवाबदेही के बारे में नहीं सुने होंगे। ठीक है। लेकिन अब ये भी चर्चा होना शुरू हो गया कि अब न्यायिक पद्धति या तो न्यायिक व्यवस्था को भी जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चर्चा में क्यों आ गया? देखिए, चर्चा में क्यों आ गया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चर्चा में आया तो क्यों आया। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। ठीक है। जिसमें बताया है कि राज्य की न्यायपालिका कितना, किस तरह से, यानी कि मतलब अपने आप को किस तरह से जवाबदेही पारदर्शित कर रहा है, वो जानकारी देने की प्रयास किया गया। ठीक है। न्यायिक जवाबदेही ये चर्चा में क्यों आया, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया और ऐसा करने वाला भी देश का पहला न्यायालय बन गया। इसमें इन्होंने इसमें उच्च न्यायालय के द्वारा क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि राज्य के न्यायपालिका के बारे में, राज्य के न्यायपालिका के बारे में जानकारी को क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा कि हमारे यहाँ का जो न्यायाधीश है, जज है, वो कितना, आप बोल सकते हैं कि जवाबदेह है। ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे अब ये थोड़ा हम जान लेते हैं कि न्यायिक जवाबदेही होता क्या है। ठीक है। न्यायिक जवाबदेही होता क्या है। ठीक है। न्यायिक जवाबदेही क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब देखिएगा कि न्यायिक जवाबदेही विभिन्न प्रक्रियाओं का एक क्या है, सेट है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य न्यायाधीशों और न्यायालय के संवैधानिक कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार और निर्णयों के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत के रूप से जिम्मेदार बनाना है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। संविधान की शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया और इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों को एक दूसरे से क्या किया गया, अलग रखा गया। ना ही तो इसके कार्य में ये हस्तक्षेप करेंगे और ना ही तो इसके कार्य में ये न्यायपालिका हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है। ये आचरण पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यदि आप मूल अधिकार के संरक्षक और संविधान के व्याख्याकार होने के कारण न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी 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 मौलिक अधिकार का रक्षा हो, ठीक है, मूल अधिकारों का क्या हो, संरक्षक हो। ठीक है। तो और संविधान की व्याख्याकार हो, तो इसके लिए न्यायपालिका को आपको स्वतंत्र छोड़ना होगा। अर्थात आप जैसी उम्मीद न्यायपालिका से लगा रहे हैं उस तरह के आपको प्राप्त नहीं हो सकता। और इसके अतिरिक्त न्यायपालिका को शक्तिहीन राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं से भी इसे क्या किया जाए, बाहर रखा जाए। जिस दिन ये राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के चक्कर में पड़ गया, उस दिन आप समझिएगा ना ही तो आपकी मूल अधिकारों का संरक्षक हो पाएगा और ना ही तो सही तरीका से संविधान का व्याख्या हो पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि इसे न्यायपालिका को क्या किया जाए, सेपरेट रखा जाए। यहीं पे आप जब देखिएगा तो हमारा संविधान के आर्टिकल 235 में कहा गया है, आर्टिकल 235 में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका पर
उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान है, जो कहीं ना कहीं जवाबदेही के निर्धारण के लिए एक प्रभावी तंत्र के प्रावधान को स्पष्ट करता है। तो ये आपको शो करता है कि कहीं ना कहीं अधीनस्थ न्यायालय है जो किसके प्रति जवाबदेह है, तो उच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के चीजें हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ा। मेंस में देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए क्या आप न्यायिक जवाब देही से सहमत, सॉरी, क्या आप न्यायिक जवाबदेही से समझते हैं इसकी वर्तमान समय में क्यों जरूरत पड़ी है? व्याख्या करें। तो ये आपको मेंस में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में, या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इसके उत्तर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसका उत्तर कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ा। न्यायिक जवाबदेहिता की जरूरत क्यों पड़ा? आइए देखते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि आप चाहते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों की निष्ठा और विश्वास बनी रहे, तो इसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि न्यायिक पद्धति, या तो आप बोल सकते हैं न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको जवाबदेहिता स्थापित करनी होगी। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी, यदि आप चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण निर्णय देने में दक्षता और पारदर्शिता से संबंधित सुधार लाने के लिए इसके लिए न्यायिक जवाबदेहिता का होना क्या है? अति आवश्यक है। आप चाहते हैं कि लंबित मामलों को कम करने के लिए, जो वर्तमान समय में करीब 4.5 करोड़ के आसपास केस पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यायालय के अंदर। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि इस लंबित मामलों को अधिक, इसकी संख्या कम किया जाए, ठीक है, इसकी आप जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, तो इसके लिए कहीं ना कहीं न्यायिक पद्धति, न्यायिक व्यवस्था को आपको जवाबदेह बनाना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र का अभाव है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यदि आप चाहते हैं कि ये हो, तो इसके लिए एक प्रभावी तंत्र की स्थापना भी करना क्या है? अति आवश्यक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो भी है, तो आप इस पॉइंट को मेंस के लिए याद रख सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछा गया। अबर से जब हम क्लास लेंगे आपको, तो उससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आया, यहाँ से फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलकर हम फिर बात करेंगे। अब न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किससे जुड़ा हुआ है? न्यायिक जवाबदेही से, और इस पर आरोप भी लगाया जाता है। ठीक है, एक होता है कोलिजियम प्रणाली। अब ये समझिए कि कोलिजियम प्रणाली क्या होता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक न्यायाधीशों की समूह बनाई जाती है, और इसी समूह को हम कोलिजियम कहते हैं, कोलिजियम व्यवस्था या तो कोलिजियम प्रणाली कहते हैं। फिर से आप सुनिए, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए न्यायाधीशों का एक समूह बनाया जाता है। ठीक है, क्या एक समूह बनाया जाता है, और फिर इसी समूह के द्वारा क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और इसी समूह को कोलिजियम प्रणाली या तो कोलिजियम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, या तो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इससे न्यायाधीशों के हाथों में अत्यधिक क्या आ जाता है? पावर आ जाता है। अत्यधिक शक्ति आने के कारण यहाँ पे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है, और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का सिद्धांत का उल्लंघन होता है, और कहीं ना कहीं इससे न्यायिक व्यवस्था कमजोर होते हुई
दिखाई पड़ती है, ठीक है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जवाबदेहिता की क्या है, कमी है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, न्यायाधीशों के आचरण, न्यायाधीशों के आचरण, न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और सेवा जब निर्मित सेवानिवृत्त के बाद पद ग्रहण आदि का आरोप भी लगाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मान लिया जाए कोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहा है, क्या रहा है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा है, जब सेवानिवृत्त हो गया, कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं दूसरे पद के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इन इन लोगों पर जब आरोप लगाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इनके ऊपर से विश्वास भी कम हो जाता है, ठीक है। न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार में लिप्त होना, सेवानिवृत्त के बाद पद ग्रहण करने आदि का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, आंतरिक कामकाज। न्यायपालिका के कामकाज में अनेक अस्पष्टताएं व्याप्त हैं। अने न्यायपालिका के जो कामकाज है उसमें स्पष्टता नहीं दिखता। स्पष्टता की क्या है, कमी है। स्पष्टता की क्या है, अभाव है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप एक एग्जाम्पल केस स्टडी के माध्यम से समझिए कि न्यायाधीशों के मामला का आवंटन की बात हो, या तो न्यायिक नियुक्तियां की बात हो, या तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो, ये सब में कहीं ना कहीं आपको अस्पष्टता यानी स्पष्ट कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से पारदर्शी बनाए जाने की तत्काल आवश्यक है और इससे जवाबदेही बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी, इससे भी जवाबदेहिता में कमी आती है। और यदि आपको आंतरिक कामकाज को स्पष्ट करना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की जरूरत है। ताल तक पारदर्शिता नहीं आएगी, ताल तक आपको न्यायिक व्यवस्था जवाबदेह नहीं हो पाएगा, ठीक है। कई ऐसे कारण है। फिर सूचना संबंधी विषमता। अब यहाँ पे विषमता क्या है, सबको देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका ने स्वतः या तो स्वयं आरटीआई से क्या किया, आरटीआई अधिनियम से बाहर रखा है, आरटीआई अधिनियम से बाहर रखा है और इस तरह से सूचना तक पहुंच को सीमित कर दिया, ठीक है। अने न्यायपालिका ने क्या किया, सबसे तो आरटीआई के माध्यम से हम सूचना निकलवा लेंगे, ठीक है, सारी संगठन से, लेकिन भाई यदि हमसे कोई मांगेगा तो हम उसे नहीं देंगे, हम अपने तक किसी को पहुंचने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इस कारण से न्यायाधीशों और उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया में क्या होता है, बाधा होता है, जिसके कारण से हम न्यायिक व्यवस्था को जवाबदेह नहीं ठहरा पाते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे आवश्यकता हम बताए थे पीछे, देखिए यहाँ पे हम बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं, देखिए आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र का क्या है, अभाव है। जैसे यहां पर ही देखिए, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय, क्या, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह है और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट किसके प्रति जवाबदेह है, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए एक अच्छे तंत्र की स्थापना की यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जिससे न्यायिक जवाबदेही बढ़ेगी, ठीक है, जिससे न्यायिक जवाबदेही बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि सूचना संबंधी विषमता, कहीं ना कहीं न्यायपालिका का कहना है कि भाई सबसे निकलवाना हो तो हम निकलवा लेंगे, लेकिन स्वतः हम इससे बाहर रहेंगे, ठीक है। हम तो सूचना सारे संगठन या तो संस्था या तो जो भी हो उसे हम निकलवा लेंगे, लेकिन यदि हमसे कोई सूचना मांगेगा तो हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये है जो न्यायाधीशों के उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी होती है, ठीक है, बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। अगला आप देखिए, अपने न्यायिक दायरे का उल्लंघन करना, अपने न्यायिक दायरे का उल्लंघन करना। न्यायिक सक्रियता बड़े पैमाने पर लोगों और समाजों के अधिकारों को लागू करती है, ठीक है। हालांकि न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दायरे के
उल्लंघन के मामले में भी सामने आया और शक्तियों के पृथक्करण के प्रमुख सिद्धांत का भी उल्लंघन हुआ। इससे क्या होता है, कभी कभी इस केस स्टडी से समझिए, अभी जैसे कि हम बताएं कि पहले इसके द्वारा क्या किया जाता था, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे समाप्त करके एक हम बताएं कि कोलिजियम प्रणाली को लेकर आया गया और उसी के द्वारा, तो उसमें आप देखें कि न्यायाधीशों या तो न्यायिक नियुक्तियां कैसे होती है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे होती है, तो उसके लिए एक न्यायाधीशों का समूह बनाया जाता और उसी के द्वारा न्यायाधीशों की क्या होती है, नियुक्तियां होती है, ठीक है, जिसे हम कोलिजियम प्रणाली कहते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें अपने लोगों को उठाया जाता है, ऐसा आरोप लगता है। आप तो सुने होंगे कि नेताओं पर भाई भतीजावाद की आरोप लगता है, लेकिन यहाँ पे आज न्यायिक व्यवस्था में इस प्रकार से कुछ व्याप्त है जिसके कारण से न्यायिक व्यवस्था पर भी आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पे भी भाई भतीजावाद दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा लंबित मामले, जवाबदेही सुनिश्चित करने की उपायों की कमी के कारण, जवाबदेही सुनिश्चित उपायों की कमी के कारण 2010 से 2020 के बीच सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या करीब 2.8% की वृद्धि हुई है। सितंबर 2021 तक बताया जा रहा है कि भारत के सभी न्यायालयों में कितना 4.5 करोड़ से भी अधिक मामले क्या है, लंबित है। तो ये आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ताल तक आप न्यायिक जवाबदेहिता को स्थापित नहीं कर पाते हैं, ताल तक न्यायिक व्यवस्था अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जवाबदेहिता अपने अंदर नहीं लेकर आती है, ताल तक इस समस्या से भी निपटा नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसके कारण से, लंबित होने के कारण से नागरिकों के अंदर अविश्वास पैदा होगा। क्या होगा, अविश्वास पैदा होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट हो या तो हाई कोर्ट हो या तो अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी के प्रति कहीं ना कहीं इसमें निष्ठा की अभाव उत्पन्न होगा लोगों के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे भी भरोसा धीरे धीरे लोगों को उठना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आदि न्यायालय चाहता है कि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बना रहे, तो इसके लिए न्यायिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं जवाबदेही होना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, न्यायिक जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी कदम उठाया जा सकता है, ठीक है। उठाए गए कदम, न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए कुछ उठाए गए कदम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय में या तो हाल ही में सरकार के द्वारा हाल ही में न्यायिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए कौन कौन सी कदम उठाया गया, आप उसका मूल्यांकन करें। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हम धीरे धीरे करके एक तो सारा करेंट करा देंगे, समझ रहे हो ना। उसके अलावा जो एनसीईआरटी है वो हमारा कंटिन्यू वीडियो आएगा। अभी कुछ ऐसा कारण है जिसके कारण से हम वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो न्यायिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए, न्यायिक पद्धति को जवाबदेह बनाने के लिए कौन कौन सी कदम उठाया गया। एक तो आंतरिक प्रक्रिया, वहां पे आप देखे थे, ठीक है। न्यायाधीशों के खिलाफ दुर्व्यवहार और कदाचार के किसी भी आरोप की जांच के लिए एक आंतरिक प्रक्रिया को अपनाया गया और इसके तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उनके पीछे वरिष्ठ सहयोगी के द्वारा जांच करने की प्रक्रिया को उपयुक्त माना गया, ठीक है। तो पहला कदम तो ये उठाया गया। दूसरा, प्रक्रिया ज्ञापन 2016, उच्चतम न्यायालय ने एक अस्थायी सचिवालय की स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में एक अस्थायी सचिवालय स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे न्यायिक नियुक्तियां में पारदर्शिता लाना और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये
आर रखना। इसमें क्या होगा कि न्यायाधीशों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार है और कदाचार है उसकी आरोप के जांच करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, न्यायमूर्ति और प्लस कुछ वरिष्ठ सहयोगी के द्वारा जांच की जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इससे जवाब दे होगा। दूसरा, प्रक्रिया विज्ञापन 2016 में पेश किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक हम अस्थायी सचिवालय को स्थापित करेंगे, जिसके तहत न्याय के अंदर जो नियुक्तियां होती है उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी, ठीक है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की बातें हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक लाया गया और न्यायिक व्यवस्था को और जवाबदेह बनाने के लिए एक विधेयक भी क्या किया गया, 2020 में पेश किया गया, ठीक है। और इस विधेयक में बताया गया कि न्यायाधीशों द्वारा जो अपनी संपत्ति है घोषित करने को अनिवार्य बनाता है, ठीक है। ये विधेयक है कहीं ना कहीं न्यायाधीशों के पास जो अपनी संपत्ति होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको घोषित करना अनिवार्य है आपको। न्यायिक मानकों को निर्धारित करता है और साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करती है, ठीक है। मान लिया जाए कुछ ऐसे आरोप लगता है जिससे कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके कारण से न्यायाधीशों को भी क्या किया जा सकता है, यहाँ से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को इसमें डाला गया है, ठीक है। 2009 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति को स्वैच्छिक घोषणा करने की संकल्प दिया था, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य बना रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अनिवार्य है, यहाँ पे अनिवार्य है। 2009 में सिर्फ आपका मन है तो घोषित कर सकते हो और मन नहीं है तो आप घोषित नहीं कर सकते हो। लेकिन 2020 का जो विधेयक आया है, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, इसमें न्यायाधीशों की अपनी संपत्ति को घोषित करना क्या है, अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो 2002 में बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को अपनाया गया, ठीक है, क्या किया गया, जुडिशियल कंडक्ट को भी अपनाया गया, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा चौथा पॉइंट था जो भी था। इसके अलावा हम प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जैसे आज देखते हैं फास्ट कोर्ट हो गया, यूट्यूब कोर्ट हो गया, ये विभिन्न प्रकार के चीजों से कहीं ना कहीं जो लंबित मामलों है उसे कम करने की क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे न्यायिक व्यवस्था के अंदर जवाबदेहिता दिख रही है, ठीक है। तो कानूनी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना और किसी मामले की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक उसकी निगरानी भी करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। यदि हम प्रौद्योगिकी का सही तरीका से प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता और झलकना शुरू हो जाएगा। एक लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, आप यहां से देख सकते हैं कि यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, ठीक है। LIMBS ये क्या है, एक वेब आधारित एप्लीकेशन है और इसकी मदद से केंद्र सरकार जुड़े मामले को अधिक से अधिक प्रभावी और पारदर्शिता तरीका से निगरानी की जाती है, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की बातें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये आइए थोड़ा हम देखते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ये आपको बता देते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही, ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या, देखो, ना ही तो आप न्यायिक को ज्यादा स्वतंत्र छोड़ सकते हैं और ना ही तो न्यायिक को ज्यादा आप जवाबदेह बना सकते हैं, ठीक है। आप ज्यादा जब जवाबदेह बनाइएगा तो ये स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा, और ज्यादा यदि आप स्वतंत्रता दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही से फिर वंचित हो जाएगा। तो इसलिए इसको बीच में रखा जाए, उसी प्रकार से जिस तरह से हमारा संविधान आप सुने होंगे, ना ही तो ज्यादा लाचीला है और ना ही तो ज्यादा कठोर है, बल्कि हम क्या करते हैं, बीच में बैलेंस करके चलते हैं। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं न्यायिक स्वतंत्रता
ना ही तो ज्यादा न्यायिक के अंदर का न्यायिक व्यवस्था को ज्यादा स्वतंत्र छोड़ा जाए और ना ही तो ज्यादा इसको न्यायिक जवाबदेह बनाया जाए। यदि ज्यादा न्यायिक जवाबदेह बना दीजिएगा तो न्यायिक स्वतंत्रता से वंचित हो जाएगा। यदि ज्यादा आप न्यायिक स्वतंत्रता को दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा फिर जवाबदेह नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे का क्या करना है, मुझे बैलेंस करके बैलेंस डाइट को लेकर चलना है। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका राज्य के अन्य अंगों अर्थात कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर ना हो। ठीक है, तो ये आप जैसे मान लिया जाए न्यायिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो वहां पे इसका आप लिख सकते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता का समानता अर्थ है कि न्यायपालिका का राज्य के अन्य अंगों अर्थात कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर ना हो। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि न्यायपालिका के पास निष्पक्ष और ईमानदारी से न्याय करने की शक्ति भी होना चाहिए। ठीक है, और ये कब होगा निष्पक्षता और ईमानदारी से, आप इसको ज्यादा जब जवाब दे नहीं बनाइएगा। ठीक है, होता क्या है, ध्यान से देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान कार्यकाल की सुरक्षा, संसद में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा पर पाबंदी आदि शामिल है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही ये दोनों शब्द इस अर्थ में परस्पर जुड़े हुए अत्यधिक स्वतंत्रता जवाबदेही को कम करेगा, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, और तथा अत्यधिक जवाबदेही स्वतंत्रता को कम करेगा। तो दोनों का एक संतुलन बनाए हुए रखना और बीच में मुझे क्या करना है, कार्य करवाना है। ठीक है, न्यायिक संतुलन या संतुलन न्यायपालिका को और उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाए जाने और अपील करने, ठीक है, और न्यायालय के आदेशों को पुनरीक्षण और समीक्षा करने और न्यायाधीशों के लिए नैतिक आचरण संहिता आदि का प्रावधान किया गया। तो ये सब विभिन्न प्रकार के चीजें आप देखें। तो यहाँ पर ही हम क्या, और थोड़ा सुख इसका निष्कर्ष है, आप देख लीजिए। निष्कर्ष में क्या, न्यायाधीशों के लिए एक अत्यधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए और जो कि कानून लागू किए जाने का योग्य हो, और इसके अलावा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कामकाज और दक्षता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए, जैसे कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय कहीं ना कहीं सारे उच्च न्यायालय की दिमाग की बत्ती को खोल कर रख दिया है। ठीक है, अब सभी को लगेगा कि चलो भाई अगला किया है तो हम भी करते हैं, इससे न्यायिक व्यवस्था में क्या जवाबदेह उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या पढ़ें, ये हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये हम देखें कि ये चर्चा में क्यों रहा। दूसरा हम ये जानें कि क्या होता है न्यायिक जवाबदेही। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ा। आप छोटा छोटा पॉइंट में क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, या तो आप एक दो बार जब सुनिएगा तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आपकी दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, फिर बाद में हम क्या पढ़ें, आपको न्यायिक जवाबदेही से जुड़े कुछ मुद्दे था वो पढ़ लिए। इसके अलावा फिर हम क्या पढ़ें, देखिए आइए दिखाते हैं। इसके अलावा फिर हम निष्कर्ष पढ़ें। ठीक है, इसके लिए फिर कौन कौन सा कदम उठाया गया जो हम पढ़ें। अब जनहित याचिका पढ़ेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक आता है, क्या आता है, जनहित याचिका। जनहित याचिका, अब यहां पर ही देखिए ये चर्चा में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा, सबसे पहले ये जानिए चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा, चर्चा सबसे पहले चर्चा से जानने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जनहित याचिका क्या होती है। ठीक है, जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका का अन्य तात्पर्य है कि मानव अधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे पूछा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है मेंस में। ठीक है, मेंस में और प्री में भी कभी कभी क्वेश्चन बना ले तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा गरीब, लेकिन मेंस में आपसे पूछ सकता है कि जनहित याचिका क्या है और उसकी महत्ता को आप बताइए। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका और अब पूछते भी रहेगा, ठीक है। तो जनहित याचिका क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि जनहित याचिका का तात्पर्य है कि मानव अधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई नदी बहुत ज्यादा प्रदूषण में प्रदूषित हो गया है। मान लिया जाए कोई नदी है किसी फैक्ट्री के कारण, या तो मान लिया जाए आसपास कोई नाला, इस प्रकार से नदी, या छोड़ो कोई तालाब है, ठीक है, उतना तो गोली मारो। मान लिया जाए कि कोई तालाब है, कोई तालाब है, और वो तालाब है और जिसका पानी हम पीने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? पीने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो हुआ क्या, किसी कारण से प्रदूषण हो गया। मान लिया जाए कोई कंपनी है, उसकी जो मलबे है उस तालाब में गिरा रहा है, जिसके कारण से वो प्रदूषित हो गए। अब जब लोग उसे पी रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उससे बीमार पड़ जा रहा है। क्या पड़ जा रहा है? बीमार पड़ जा रहा है। तो उसमें से कोई एक व्यक्ति हो गया, या तो कोई संगठन, समझ रहे हैं ना, कोई एनजीओ टाइप, वो क्या करेगा, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पे जाकर क्या करेगा, अपील करेगा, याचिका दायर करेगा कि यहाँ पे इस तरह के काम हो रही है और उसे तत्काल किया जाए, रोका जाए, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को उठाया जा सकता है, इस तरह के मुद्दों को क्या किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। तो सीधा सीधी आपको याद रखना है कि जनहित याचिका का अर्थ होता है कि मानव अधिकारों और तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए व्यापक लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कानून के अन्य कानून का प्रयोग है, ठीक है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से, अमेरिका की प्रणाली, ये आपको प्री में पूछा जा सकता है। प्री में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। ये कहाँ से उठाया गया? तो ये आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से? अमेरिका की प्रणाली से लिया गया, ठीक है। इसके अलावा जनहित याचिका अनुच्छेद 39A पर आधारित है। तो यहां से प्री में आपका क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य और जाति और धर्म, पंथ आदि के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, और देखिए एक चीज और बता देते हैं कि ये जो आर्टिकल 39 है, कहीं ना कहीं ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 के बीच ये हमारा संविधान के भाग 4 का हिस्सा है, ठीक है। भाग 4 का क्या है? हिस्सा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसीलिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जाति राज है, जो जाति राज के नीति निदेशक तत्व का ये क्या है? हिस्सा है। राज है जो जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव का न्याय क्या करेगा? प्रदान किया जाएगा, और न्याय के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करेगा। तो ये यहाँ से आपको प्री में क्वेश्चन बन सकता है। मेंस के लिए आपको, मेंस में आप यहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट को क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। और यहाँ पर ही थोड़ा, अब इसे समझने से, ये तो आप समझ लिए, इससे पहले ये आप समझ लीजिए कि ये चर्चा में क्यों रहा है, ठीक है। थोड़ा आइए इसको हम देख लेते हैं। चर्चा में इसलिए रहा, ध्यान से देखिए, उच्चतम न्यायालय ने महत्वहीन जनहित याचिका दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट किया। समझ रहे हैं ना? हुआ क्या? महत्वहीन यानी कहे कि मतलब जनहित याचिका अब जो दायर करना, हम तो एक तो बताएं आपको एग्जांपल देकर कि मान लीजिए कोई तालाब प्रदूषण हो गया जिसमें सर्वहित है, बहुत सारे लोगों का उससे हित जुड़ा हुआ है, लेकिन अब लोग अपने फायदे के लिए भी जनहित याचिका को क्या कर दे रहा है? दायर कर दे रहा है, ठीक है, अपने लाभ के लिए। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है कि इस तरह के जो काम हो रही है, कहीं ना कहीं ये क्या है? गलत है। कहीं ना कहीं ये न्यायिक व्यवस्था को क्या कर रही है? कमजोर कर रही है, और कहीं ना कहीं समाज में हिंसा, समझ रहे हैं, और असमानता को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। ये सब कई कारण है, ठीक है, जो पैदा हो रही है। न्यायालय ने लग्जरी लिटिगेशन दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर अब जुर्माना भी लगाएगा, ठीक है। यानी कहे कि मतलब अपने सुख सुविधा के लिए ये जो दायर कर रहा है जनहित याचिका, अब सरकार अब न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा? याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना दायर किया जाएगा, जिसके कारण से ये चर्चा में आ गया, ठीक है। अभी हम समझाएं कि ये किससे संबंधित है। तो ये इसमें क्या है? कुछ ऐसे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिसे उठाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही देख रहे थे हम वहां पे पहुंच जाते हैं कि जनहित याचिका
जनहित याचिका न्यायालय द्वारा जनता को दी गई एक शक्ति है। क्या है? शक्ति है। क्या है? शक्ति है। यहां पे देखिए, तो जनहित याचिका सार्वजनिक और निजी दोनों तरह, यानी कहे कि मतलब एक तो एक सार्वजनिक और दूसरा निजी, दोनों तरह के कानूनी मामलों के लिए दायर किया जा सकता है। तो यहां से भी प्री में क्वेश्चन बन सकता है और ये मेंस में भी आपको इसको क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी भी बना लेगा यहाँ से क्वेश्चन, बीपीएससी भी बना लेगा और यूपी पीसीएस बना लेगा। और इसके अतिरिक्त जो भी पीसीएस एग्जाम करवाता राज्य के द्वारा जो भी पीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें भी जनहित याचिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सीधे आपसे पूछा जाएगा कि केवल मान लीजिए यूपीएससी में कोई स्टेटमेंट बनाना हो तो यहाँ से सीधे स्टेटमेंट बना लेगा कि क्या जनहित याचिका केवल सार्वजनिक मामले के लिए ही क्या किया जाता है? दायर की जाती है। तो आपको नहीं भाई, सार्वजनिक मामले के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक और निजी मामले के लिए, लेकिन मामला जो होना चाहिए ठोस होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अभी हम बताएं कि जनहित याचिका क्यों दायर रहा, क्यों चर्चा में रहा। चर्चा इसलिए रहा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल जनहित याचिका को लेकर आपत्ति जताई है कि लोग सुख सुविधा के लिए अब जनहित याचिका दायर कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी लालच को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी लाभ को लेकर इसको दायर कर रहा है, जो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था और इससे लोकतंत्र और इससे समाज में हिंसा और हिंसा और विषमता और सही से न्याय भी नहीं हो पाएगा। ये सब विभिन्न प्रकार के कारण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे चलकर हम सारा कुछ देखेंगे इससे कौन कौन सी समस्या खड़ी होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से पीटी में भी क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों, एक निजी के लिए भी और सार्वजनिक कार्यों के लिए भी इसे दायर किया जा सकता है। ठीक है, जनहित याचिका जिन मामलों पर विचार किया जाता है, जैसे बंधुआ मजदूरी, कोई आपसे मजदूरी करवा लिया है तो ये निजी है हमारा। ठीक है, मान लीजिए कोई करवा लिया आपको, वो वेतन नहीं दे रहा है, ठीक है, पैसा नहीं दे रहा है उसके बदले, तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 226 के तहत और आर्टिकल यानी आप 32 के तहत आप कहाँ पे यहाँ पे हाई कोर्ट और यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट जाकर आप अपनी याचिका को क्या कर सकते हैं? दायर कर सकते हैं। और जो नहीं दे रहा है उसको आप कोर्ट के सामने ले जाकर क्या कर सकते हैं? खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब विभिन्न प्रकार की चीजें, जो बंधुआ मजदूरी हो गया, महिलाओं पर जो अत्याचार करता है उस मुद्दे को भी उठाकर कहाँ ले जाया जा सकता है? जनहित याचिका में बंधुआ मजदूरी को दायर किया जा सकता है। महिलाओं पर जो अत्याचार करता है इस मुद्दे को, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, फिर खाद्य पदार्थों में अधिक किसी प्रकार की मिलावट आ रही है, ठीक है, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण से संबंधित मामले यदि हो तो ऐसे मामले को जनहित याचिका में क्या किया जा सकता है? दायर किया जा सकता है। भाई यहाँ से देखो, भाई और एवं बहनों, यहाँ से देखो कि यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बनेगा और मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा। कोई बाहर से नहीं निकल कर आएगा, समझ रहे हैं ना? आप सोचोगे कि आसमान से आएगा और वो तो हमसे बनेगा ही नहीं, आसमान से नहीं आने वाला, यहीं से क्वेश्चन निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसे आराम से करो और धीरे धीरे हम आपको बिल्कुल सही तरीका से हम आपको गाइड भी करेंगे। ठीक है, आपको सही तरीका से हम पढ़ाएंगे भी। ठीक है, आप यदि हम हमारे चैनल पर आप विजिट करते हैं तो कृपया करके कहीं ना कहीं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपसे एक दरख्वास्त है कि चैनल को फिर अनसब्सक्राइब नहीं कीजिए। ठीक है, तो ये हम देख लिए। इसके अतिरिक्त फिर आप जनहित याचिका, ये जैसे जनहित याचिका किसी भी उच्च न्यायालय और सीधे उच्चतम न्यायालय में भी दायर की जा सकती है। ठीक है, अभी जो कि हम बताएं। ठीक है, यहां पे जनहित याचिका निम्नलिखित के द्वारा दायर की जा सकती है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि किन किन, अभी हम क्या देखें, आपको थोड़ा सुख हम बता देते हैं फिर एक बार बताएंगे। सबसे पहले हम ये बताएं कि ये भाई ये चर्चा में क्यों रहा, ये चर्चा में क्यों रहा, सबसे पहले ये चर्चा में क्यों रहा उसके हम बताएं कि
इसकी बताएं फिर जनहित याचिका क्या होती है, और थोड़ा ये भी देख लो कि जनहित इसका विकास होने के पीछे क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद वो हम देखेंगे। जनहित याचिका का विकास 1976 में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल्ला थाई केस, ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो बात है इसको आपको याद रखना। इस केस में गैर पंजीकृत कामगारों को, ठीक है, एनजीओ को, क्या एनजीओ संगठन को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। जब मेंस आएगा, यदि अब मेंस में पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस तरह से कि जनहित जनहित याचिका 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 क्या है इसका विकास 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 के इतिहास क्या रहा है और वर्तमान समय में रहा है, और वर्तमान समय में किस प्रकार के चुनौती है, आप वर्णन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ज्यादा हदर्शन नहीं, धीरे धीरे हम आपको सब करवाएंगे, एक एक चीज करके करवा देंगे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, जैसे कि हम देखें 1976 में, ठीक है, एक केस निकल कर आता है कृष्ण अय्यर बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस। ठीक है, इसमें बताया कि जो एनजीओ है, एनजीओ संगठन यानी जो एनजीओ है, ठीक है, वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार उसे दिया गया। फिर 1979 में सबसे पहली PIL हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस दायर की गई थी, और ये जेलों और विचाराधीन कैदियों के अवान्मीय परिस्थितियों से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, 1981 में 1981 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस में न्यायाधीश PN भागवती ने PIL आंदोलन यानी जनहित याचिका आंदोलन का नया दौर शुरू हो गया, और न्यायाधीश भागवती को भारत में फादर ऑफ जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपको प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ये मेंस में भी काम करेगा और प्री के लिए भी कारगर है। प्री के लिए कैसे कारगर है, यहाँ पर जैसे देखिए, यहां से क्वेश्चन हम बनाते हैं प्री के लिए। जनहित याचिका के संदर्भ में, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम बना लिए कि जनहित याचिका का पिता, ठीक है, भागवती, न्यायाधीश भागवती को कहा जाता है, भागवती को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपसे ये भी बना लिया जाएगा। दूसरा ये आपसे बना लिया जाएगा कि हुसैन नारा खातून हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद जनहित याचिका से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, ऑप्शन ए में बना लिया केवल एक, ऑप्शन बी में बना लिया केवल एक और दो, ऑप्शन सी में बना लिया कि केवल दो, ठीक है, ऑप्शन डी में बना लिया इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये भी सही है, ये भी सही है। आपका भी यूपीएससी के प्री में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ो कि हमारा प्री भी हो जाए और मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे ऊपरे ऊपरे हम जब प्री एग्जाम हमारा नजदीक में आएगा तो फिर हम वहां से भी इसे प्री के दृष्टिकोण से अभी देखेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो प्री के लिए और प्लस मेंस के लिए दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो देखें कि किन किन मुद्दों के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो हम आपको बता दिए। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के, जैसे बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पर ही देखें बिहार से संबंधित अभी एक केस आया था, उसमें हम क्या देखें, कहीं ना कहीं कैदियों के साथ गलत किया जा रहा था। उस मामले में क्या किया गया, दायर किया गया। ठीक है, अब दायर किसके द्वारा किया, अब याचिका निम्नलिखित के द्वारा दायर की जा सकती है। अब किसके द्वारा दायर किया जा सकता है, अब किसके द्वारा दायर किया जा सकता है। देखो, भारत का कोई भी नागरिक या आवश्यक नहीं है, ठीक है, कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित हो। यानी इसके जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे हैं, मान लिया जाए मुझे कोई इतना मार मारा कि हम बचने के हालत में नहीं है। ठीक है, तो इस मामले में भी हम क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो हम कोई जरूरी नहीं है कि अब हम यहाँ पे कैसे जाएंगे, हम तो हॉस्पिटल में रहेंगे। ठीक है, तो हमारे जगह हो सकता है हमारा परिवार का कोई व्यक्ति हो। ठीक है, या तो मान लिया जाए हमारा परिवार का कोई व्यक्ति नहीं, कोई अन्य व्यक्ति हो, वो क्या कर सकता है, हमारे बदले जाकर याचिका को दायर कर सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। ठीक है, कोई भी संगठन, यहां पर ही देखिए, किंतु व्यक्तिगत एजेंडा को पूरा करने के लिए नहीं है। अभी हम बता दिए हैं कि यदि कोई संगठन के द्वारा दायर किया जा रहा है तो अपनी व्यक्ति एजेंडा को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी लाभ को अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि जनता के हित में, बल्कि जनता के सर्व हित में यदि ऐसा मामला हो तो कोई संगठन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा भी जारी किया जा सकता है और संगठन के भी द्वारा। यदि कोई मामला अधिकतम लोक महत्व का है, ठीक है, तो न्यायालय उस मामले को संबंध में स्वतः ही संज्ञान ले सकता है और साथ ही न्यायालय में ऐसे मामले के लिए वकील भी क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ये तीनों पॉइंट से आपको पीटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा और मेंस का भी क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपको एक एक चीज करके बता रहे हैं और फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया था। भाई कब समझ में आएगा तुम्हें, अभी नहीं आएगा तो कब आएगा, तुम जाकर देख लेना, इससे अच्छा कहीं पढ़ाया होगा तो। ठीक है, तो एक और चीज करके हम आपको बता रहे हैं, एक और चीजों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हम थोड़ा लेंगे लेकिन जो देंगे परफेक्ट देंगे। ठीक है, अब जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले, बहुत सारे ऐसे फैसला, ये देखिए आपके मेंस के लिए भी कि क्या होगा, मेंस के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अब देखो क्या करना है ना आपको, छोटा जैसे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 1981 इतना लिख के, समझ रहे हैं, इसमें यह अधिकार दिया गया कि नागरिक या गैर सरकारी संगठन अनुच्छेद 226 और 226 और 32, 226 के तहत हम बताए थे कि हाई कोर्ट, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं, यहाँ पे जाकर अपना कहे के मतलब क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। मान लिया जाए अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार मांग की जा सकती है और इसके लिए न्यायालय जाकर क्या किया जा सकता है, याचिका दायर की जा सकती है। तो ये बस इतना लिख लो ना, तुम इतना लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1981 में आया था, इसमें बताया कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी नागरिक या सरकारी संगठन, इसको कोई भी नागरिक या एनजीओ आर्टिकल 226 या 32 के तहत वो क्या कर सकता है, यदि मान लिया जाए उसकी कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध
उसके विरुद्ध उपचार की मांग कर सकता है। किससे मांग कर सकता है? हाई कोर्ट से या तो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक किसी भी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय नहीं जा सकता उसके लिए, ठीक है। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पहला चीज तो ये समझिए, पहला केस समझ में आया। दूसरा, एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1987, पहला ये लिख लेना है 1981। फिर दूसरा क्या आया, एसपी गुप्ता वाला कब आया? 81 में आया। और एमसी मेहता वाला कब आया? 87 में आया। और एक गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था? दायर किया गया था, समझ रहे हो ना, जिसमें यह फैसला दिया गया कि निजी हित गंगा नदी के जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा से क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फैसला लोगों के पक्ष में रहा था, ठीक है। उसके अलावा अनेक, ये यहाँ पे देखिए अगला जो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद, ठीक है, 97 में आया। 87 के बाद 97 में आया। लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 और 15 हमारा संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 और 15 और 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन माना गया है, ठीक है। यदि लैंगिक का उत्पीड़न होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया, ना ही तो लिंग और ना ही तो जाति के आधार पर किसी भी ना ही तो लिंग, जाति, धार्मिक, नस्ल, विभिन्न प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। यदि इस तरह से होता है भेदभाव तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ भेदभाव माना जाएगा। और कहीं ना कहीं तो इससे यह सिद्ध होता है ना कि लोगों को जो मूल अधिकार दिया गया, फंडामेंटल अधिकार दिया गया, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो इस मामले को यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। भारतीय बैंक संघ बॉम्बे अन्य बनाम मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस अन्यवाद 2004 में आया। उपयुक्त मामले में से जहां याचिकाकर्ता अपने निजी हित में और व्यक्तिगत शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय का रुख किया हो, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के चीजें को क्या किया गया? समझाया गया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण था वो हम आपको चर्चा कर रहे हैं और एक एक चीज को कर रहे हैं कि कैसे याद रखना है, कहां से प्री में क्वेश्चन बन सकता है। और यहां से देखो बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहां से मेंस का क्या, मेंस से क्वेश्चन बना सकता है। आपको याद रहेगा तो आप लिखिएगा, हम आपको सारा करवा देंगे विजन मैगजीन। आप हमसे जुड़े हुए रहिए और हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। जैसे हम पढ़ाने में आपको कंजूसी नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको वीडियो शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना। यदि पहली बार इस चैनल पर आप विजिट करते हैं नयापुर IAS पर, तो आपको इसको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आप तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देख सकते हैं जनहित याचिका से संबंधित समस्याएं, विभिन्न प्रकार की समस्या। क्या समस्या है हम बताएं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि आज के जो जनहित याचिका आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों अपने फायदे के लिए याचिका को दायर कर रहा है। और जिससे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा लोग करता है तो कहीं ना कहीं उसको वह फिर दंड का क्या होगा? भागी होगा। पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो जनहित याचिका का उपयोग प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं ना, कि हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, प्रसिद्धि प्राप्त होने के लिए, ठीक है, करने के लिए। और निजी हितों यानी लालच आ गया इसके अंदर भाई, लालच लोभ सता रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो लोग प्रसिद्धि पाने के लिए, ठीक है, प्रसिद्धि पाने के लिए या तो अपनी निजी हितों को क्या करना, हितों को पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि प्रसिद्धि पाना है, लोगों के अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया, और कुछ होता है तुरंत अपने फायदे के लिए जाकर याचिका को क्या कर देता है? दायर कर देता है। जैसे यहाँ पर ही देखिए उदाहरण के लिए, प्याज की कीमत या रेल के किराए में वृद्धि आदि के खिलाफ जनहित याचिका। तो ये केस स्टडी है, जब मेंस में लिखिएगा तो इसको एग्जाम्पल देना है। हर हालत में आपका नंबर बढ़ जाएगा यदि एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा। एग्जाम्पल कोई भी, हम तो कहते हैं कोई भी पॉइंट लिखे और एग्जाम्पल दीजिए, कोई भी पॉइंट लिखे और एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, समझिए आपका नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरा, न्यायालय के समय की बर्बादी, इससे क्या होगा? एक तो मामला बढ़ेगा,
समझ रहे हैं ना। तो मामला बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं न्यायालय के समय की बर्बादी कैसे होगा। अब जब लोग अपनी लालच और हितों को पूर्ति करने के लिए याचिका को क्या करेगा, याचिका को याचिका को दायर करेगा, तो कहीं ना कहीं न्यायालय पर बोझ बढ़ेगा। न्यायालय पर, कोर्ट पर क्या, कोर्ट पर बोझ बढ़ जाएगा। जब बोझ बढ़ेगा तो इसे निपटाने में समय क्या ज्यादा लगेगा कि कम। जब समय ज्यादा लगेगा तो सोचो कहीं ना कहीं न्यायालय की समय की बर्बादी हुआ कि नहीं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पे, अब यहाँ पर कुछ ऐसा देख लो कि कुछ ऐसा केस स्टडी है कि नहीं जो न्यायालय के समय की बर्बादी की हो। ठीक है, न्यायालय मान लिया कोई ऐसा याचिका दायर किया गया हो और उसके पक्ष में नहीं है, जो कहीं ना कहीं लोग अपने हित के लिए क्या किया हो, लोग अपने हित के लिए क्या किया हो, दायर किया हो, जिससे न्यायालय की समय का बेफालतू का बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो आप उस पॉइंट को यहाँ पे केस स्टडी के रूप में डाल सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, विकास गतिविधियों का ठप होना। इससे क्या हो जाएगा, विकास गतिविधियों का ठप होना। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर में ही एक पॉइंट हम आपको अभी दिखाएं, क्या दिखाएं, लोग प्रसिद्धि पाने के लिए या तो अपनी हितों को पूर्ति करने के लिए आज के डेट में क्या याचिका को दायर कर रहा है, जिससे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, ये दिखाएं। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिए कि प्याज की कीमत या रेल किराए में वृद्धि आदि के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जाती है। यहाँ पे आप देखिए, कहाँ है, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना। ठीक है, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम बताएं कि किसको किसको, जैसे महिलाओं से संबंधित, यदि महिलाओं को कहीं पे महिलाओं किसी स्थान पर उत्पीड़न का शिकार होता है या तो महिलाओं के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस मामले में जनहित याचिका को क्या किया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। हम बताएं कि कुछ ऐसे विरासत है जो किसी, मान लीजिए निपाई पोताई विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण वो बर्बाद हो रहा है। ठीक है, बर्बाद होने के कगार पर, यदि मान लिया जाए उसकी रक्षा के लिए फिर से निपाई पुताई यदि शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से क्या है, विकासात्मक कार्य है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, विकासात्मक कार्य है। तो कहीं ना कहीं यदि ऐसे कार्य किया जाता है और ऐसे कार्यों के लिए भी लोग क्या कर देता है, याचिका दायर कर देता है, जिससे अनेक कार्य में क्या बाधा पहुंचता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठप पड़ जाता है। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि विकासात्मक गतिविधियां विलंब होने के कारण एक उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है, जो कि एक गलत है। ठीक है, उदाहरण जैसे पुरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में किए जा रहे हैं विकासात्मक गतिविधि, विकासात्मक गतिविधि। ठीक है, गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। तो ये केस स्टडी आपको याद रखना है, ये उदाहरण आपको याद रखना है, ये ही नंबर आपको बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा फिर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। वर्तमान में जनहित याचिका की प्रक्रिया में विश्वसनीयता की इस आलोचना के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है कि न्यायपालिका अपने क्षेत्र की सीमाओं को लांघ रही है। यानी यहाँ पर या पीछे आप देखें कि विधायिका के लिए विधायिका को अलग रखा गया, कार्यपालिका को अलग रखा गया, न्यायपालिका को अलग रखा गया, पावर ऑफ सेपरेशन, समझ रहे हैं, शक्ति का पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है, और तीनों को एक दूसरे से अलग किया गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में, कार्यपालिका विधायिका, विधायिका कार्यपालिका। ठीक है, कभी विधायिका न्यायपालिका, ये विभिन्न प्रकार के चलते रहता है। तो इस प्रकार से भी आरोप दिखाई देता है। ठीक है, तो यही आपको समझना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये समझ में आ गया कौन कौन सी आज के समस्या बना हुआ है जनहित याचिका से संबंधित। एक तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है, फिर न्यायालय के समय की झूठ की बर्बादी हो रहा है, इसके कारण से एक शस्त्र के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे विकासात्मक कार्य हो रही है इसी के कारण, याचिका के कारण क्या किया जा रहा है, उस कार्य को रोक दिया जा रहा है। इसके अलावा फिर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत हो गया। ये सब जो 4-5 पॉइंट है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर याचिका की कुछ तो महत्ता होगा। ठीक है,
अब तो ये देखें चर्चा में क्यों रहा, क्या है, ठीक है, क्या है। उसके बाद हम ये देखें कि किन किन कौन कौन सी जनहित याचिका के अंतर्गत मामला आ सकता है, किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा जारी कर सकते हैं, ठीक है, क्या किन किन लोगों के द्वारा जारी की थी याचिका दायर किया जा सकता है, क्या लोगों के द्वारा ही जारी किया जा सकता है कि संगठन के द्वारा, ये सारा कुछ हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब इसकी महत्ता को देखिए, यहां से देखते हैं, ठीक है। या विधि के शासन, ये क्या होता है, विधि के शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम होती है, ठीक है। मान लिया जाए, मान लिया जाए अम, मान लिया जाए कोई, मान लिया जाए सड़क के लिए, सीधा सीधे हम आपको समझाते हैं, सड़क के लिए सरकार के तरफ से कुछ पैसा आया है, ठीक है। उसमें पता चलता है कि कुछ नेता, मान लीजिए ग्रामीण सड़क के लिए फंड आया है सरकार की तरफ से, और उसमें कुछ लोकल जो नेता होता है या प्रशासन होता है, और दोनों मिलकर उस पैसा को मान लीजिए 100 रुपया आया, उसका 50 रुपया से ज्यादा क्या किया, हड़प लिया, ठीक है। काम मात्र 20 से 30 रुपया का हुआ, तो उस मामले में हम क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सार्वजनिक है, ठीक ठीक है, ये क्या है, सार्वजनिक है, जिसमें सभी का हित है, जिसमें सभी का क्या है, हित है। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, याचिका को दायर किया जा सकता है, और वो जो पैसा हड़पा है उन लोगों को हम कोर्ट के सामने क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, और रोक लगने के साथ पारदर्शिता को भी क्या बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, या मौलिक अधिकारों, या क्या, मौलिक मौलिक अधिकारों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है, ठीक है। इससे अन्य भेदभाव भेदभाव क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार के चीजें होती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करना चाहते हैं, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को यदि मान लिया जाए, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने में भी ये मदद करती है, ठीक है। आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट, न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक बनाती है, जिससे लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। लोकतंत्र जिससे क्या होगा, मजबूत होगा। अगला, या समाज के अल्पसंख्यक, वंचित समूह या व्यक्तियों के लिए सामाजिक और न्यायिक सुनिश्चित करता है। हम जैसे बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब बंधुआ मजदूरी करवा लेता है, क्या करवा लेता है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। बंधुआ मजदूरी को लेकर भी याचिका को क्या किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ये सशक्त करने की भी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं, ये भी यहाँ पे महिलाओं को ये भी देखिए, तो कहीं ना कहीं महिला भी इससे सशक्त होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट और आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इससे महिला भी सशक्त होगी। महिला कैसे सशक्त होगी, यदि मान लीजिए महिला उत्पीड़न का शिकार होती है, तो कहीं ना कहीं याचिका दायर करने की उसे अधिकार है, उस मुद्दे उस मामले पर याचिका दायर किया जा सकता है। जब याचिका दायर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिला सशक्त होगा कि नहीं होगा, इस मामले में लोगों के अंदर डर आ जाएगा, ठीक है। डर आ जाएगा तो इस प्रकार से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि यदि हम ऐसा किए हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देगा, ठीक है। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे चीजें, जैसे इससे पर्यावरण को भी हम स्वच्छ बना सकते हैं। पर्यावरण को भी यानी स्वच्छ बनाने में मुझे प्रोत्साहन मिलता है। कैसे मिलता है वो देखें, एग्जाम्पल दिए थे गंगा, एक तालाब की या तो गंगा नदी प्रदूषण की, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी को बोध का निर्माण कराती है, ठीक है। तो ये सब विभिन्न प्रकार की बात होती है, ये महत्ता है। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हम आपको एक चीज करके बता रहे हैं, एक चीज करके बता रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, समय हम दे रहे हैं आपको, बस तो देखना है, ठीक है। अब वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआती समय में मुझे लगता है कि आपको, ठीक है, हम थोड़ा हिचकिचाए होंगे, लेकिन उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ये हमारा पहला दूसरा ही वीडियो है, इसलिए धीरे धीरे हम 4-5 दिन में आपके लिए हम बिल्कुल
एक नई तरीके आपको ऐसा लगेगा कि सर से तो हम लगभग 4 साल 5 साल 7 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसा हम अनुभव आपको देंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा हदसना नहीं है, आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, कभी भी आधा अधूरा नहीं देखिए। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, आगे की रास्ता क्या होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे देखिए, एक तो ने जनहित याचिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो हाल ही के समय में दिया गया। ठीक है, और ये आगे की रास्ता क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि याचिका बिना विलंब के सुनवाई किए जाने वाला व्यापक रूप से जनहित अत्यंत महत्वपूर्ण अविलंबनीय विषय शामिल हो। ठीक है, ऐसा विषय को शामिल किया जाए जो जिससे समय की बर्बादी ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो याचिका दायर किया जा रहा है, याचिका के पीछे कोई व्यक्ति का लाभ निजी तो नहीं है, कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य तो नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, यदि इस तरह से जुड़ा हुआ है तो उसे बाहर कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, या तो फिर उसे दंड की भागी भी बनाई जाए। ठीक है, या तो दंड दिया जाए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उद्देश्य वास्तविक जनहानि या क्षति को समाधान करना है। ठीक है, यदि ऐसा हो तो क्या कर सकता है दायर के। तो ये सब विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आया, इसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सी जनहित याचिका हो सकता है, कौन सी नहीं हो सकता है। ठीक है, अलग अलग करने की कार्य कर रहा है। याचिका में शामिल विषय वस्तु को सटीकता से जांच की जानी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के, ठीक है, याचिका को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता को विश्वनाश सॉरी कभी कभी हमारा आवाज जो होता है ना, विश्वास नियता, ठीक है, कि जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब विभिन्न प्रकार की बातें हो रही है जो ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहां पे आप देखिए उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौकलवाद के निर्माण में उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं को शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने की प्रयास किया था, और इसी निर्णय में न्यायालय वास्तविक जनहित याचिकाओं और महत्वहीन जनहित याचिकाओं में अंतर करने में न्यायालय की सहायता और कई निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत का अनुपालन हो, शक्ति का पृथक्करण जो सिद्धांत है उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को शासन के अंगों के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहिए। न्यायालय को कार्यपालिका और विधायिका जो है उसके क्षेत्र से बाहर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आगे की रास्ता हो जिससे जनहित याचिका का सही तरीका से पालन हो सके। समय पर निपटान किया जाना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विकास को प्रोत्साहन, यदि आप चाहते हैं कि सामाजिक विकास का बढ़ावा मिल सके, ठीक है, तो उसके लिए शोषित और वंचित वर्गों के द्वारा जो जनहित याचिका दायर किया जा रहा है उसको आप समय से क्या कर दीजिए, निपटान कर दीजिए, जिससे लोगों को आपके प्रति विश्वास बना रहे। या तो मान लिया जाए अगली बार और किसी के साथ इस तरह से कुछ गलत होता है तो वो जनहित याचिका दायर करने से वो बिल्कुल मतलब उसका मन में ये विषय नहीं उत्पन्न हो कि अगला तो दायर किया था उसका तो कुछ हुआ नहीं भाई, तो हम करके क्या कर लेंगे। तो ऐसा विषय कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको समय पर ही क्या किया जाना चाहिए, निपटान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जुर्माना, जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड का भी प्रावधान किया जाए, जिससे इसके लिए वकीलों और नागरिकों को बिना शोध किए तथा तुच्छ हजारों पर जनहित याचिका दायर करने हेतु दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के चीज है। अगला जो हम देखेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है हेट स्पीच। कौन सा स्पीच है, हेट स्पीच। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, हम यहीं पे रोकते हैं। अगला वीडियो में जो भी है पॉलिटी वाला ये सेक्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके अलावा जो भी रहेगा उस पर हम फिर अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्त, आप सभी को फिर से नमस्कार।